क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है। अरे रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। अरे आप आ गए। मैं ये गाना इसलिए गा रही थी क्योंकि अब हम गृह विज्ञान के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पर आ गए हैं, पारिवारिक आय का प्रबंधन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारे घर में जो पैसे आते हैं हम उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। आप लाइफ में कहीं भी जाए, जो भी काम करें, आपको अपने पैसों का मैनेजमेंट करना तो सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 3 चीजें समझने की जरूरत है। वो 3 चीजें हैं आय, व्यय और बचत। सबसे पहले हम आय के बारे में देखेंगे। आय हमारे घर में आने वाले पैसे हैं। पारिवारिक आय उस परिवार में जितने भी अलग अलग स्रोत से घर में कुछ पैसे आते हैं, चाहे वो 1 या 2 से ज्यादा लोगों की पगार हो, किसी जमीन से मिलने वाला किराया हो, बैंक में रखे हुए पैसों से मिलने वाला ब्याज हो, गिफ्ट हो, जो भी हो, जितने भी स्रोत से पैसे आते हैं उन सबको मिलाकर जो अमाउंट बनती है, जो मूल्य बनता है, उसको पारिवारिक आय कहते हैं। अब मैंने इसमें कुछ सिक्के रखे हैं और ये मेरी पारिवारिक आय है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब मैं इनसे कुछ खर्चे करूंगी, जैसे कि वो होगा मेरा व्यय। अब मैं अपनी आय से, इन पैसों से कुछ खर्चे करूंगी। जैसे मैंने कुछ पैसों से अपने लिए खाना ले लिया, कुछ पैसों से मैंने अपने लिए कपड़े ले लिए, कुछ पैसों से मैंने अपने घर का किराया भरा और कुछ पैसों से मैंने अपने लिए मोबाइल का रिचार्ज, लैपटॉप, ये सब चीज़ों पे खर्चे किए। कुछ पैसों से मैंने मूवी देखने गई या मैंने बाहर से खाना मंगाया। तो अब ये जो पैसे हैं ये खर्च हो गए हैं, मैं इनको वापस खर्च नहीं कर सकती हूँ। ये अभी किसी वस्तु में या किसी चीज़ में या किसी खाने में बदल गए हैं। ये सब मेरे व्यय है। ये पैसे अब मेरे हाथ से जा चुके हैं, अब मैं इनको खर्च नहीं कर सकती हूँ, ये ऑलरेडी खर्च हो गए हैं। इन सब के बाद भी, हमारे सारे खर्चे होने के बाद भी अगर मेरे पास कुछ पैसे बच जाए, फिर वो मेरे घर की बचत हो जाती है। ये वो पैसे हैं जो मैं आगे जाके कभी खर्च कर सकती हूँ और ये मेरी घर की बचत है। अभी आय और व्यय के बीच में 2 चीजें हो सकती हैं। या तो मेरी व्यय, मेरा खर्चा मेरी आय से ज्यादा होगा, यानी कि मेरा जो खर्चा है वो मेरी घर में आने वाले जो पैसे हैं उनसे ज्यादा है। इस स्थिति को उधारी की स्थिति कहते हैं। हमें हमारे खर्चे करने के लिए किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। पर अगर हमारा आय ज्यादा है और हमारी व्यय कम है, तब हमारे घर में बचत होती है। मतलब हमारे घर में आने वाले पैसों से कुछ पैसे बचा कर रख सकते हैं, जो हम आने वाले समय में दूसरे बड़े खर्चों के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। आय प्रबंधन का लक्ष्य ये है कि हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना है जहां हमारे घर में बचत हो रही है, यानी हमारी आय हमारी व्यय से ज्यादा है। इस स्थिति में हम कैसे पहुंचेंगे? ये स्थिति में पहुंचने के लिए हमें व्यय योजना करनी पड़ती है। व्यय योजना हमारे घर के खर्चों का नियोजन है। हमें प्लान करना चाहिए कि हमारे घर के खर्चे कैसे करेंगे, जिसमें सब कुछ आता है। हमारा रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद हमारे बाहर जाने के खर्चे, हो सकता है हमें आगे जाके कुछ बड़े खर्चे करने पड़े, जैसे हमें फ्रिज खरीदना पड़े या हमें घर खरीदना पड़े या हमारी पढ़ाई के लिए जो पैसे हमने साइड में रखे हैं। ये सारे खर्चों का सब कुछ मिला के जो हमें नियोजन करना होता है उसे व्यय नियोजन कहते हैं। व्यय का नियोजन, ये प्रक्रिया शुरू होती है देखने से कि हमारे घर में आय कितनी है। उसके बाद हम हमारे घर के सारे सदस्यों की आवश्यकताओं की एक सूची बनाते, एक लिस्ट बनाते। फिर हम देखते हैं हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। इन सब के बाद हम हमारी आय के पैसे उन सारी सूची में आवंटित करते हैं, एलोकेट करते हैं। हम देखते हैं कि हम कितना पैसा कहाँ दे सकते हैं। इन सब को करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी, हमारी जरूरत कहाँ पर है। कौन सा खर्चा बिल्कुल जरूरी है, जिसका हमें कोई ऑप्शन नहीं है वो खर्चा करने का, और कौन से खर्चे ऐसे हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं या उन्हें करने से रोक सकते हैं। पेज नंबर 92 और 93 पर एक बड़ी सी सूची दी है जिसमें अलग अलग प्रकार के सारे खर्चे दिए, आप उन्हें एक बार देख सकते हैं। अब हर हिस्से पर कितना खर्चा करना है, इसके कुछ कारक होते हैं और वो कारक हम इन 3 शब्दों से याद रखेंगे। आप, बको। अभी देखने में थोड़ा फनी लग रहा है, पर हमेशा की तरह
हर अक्षर हमें एक कारक की याद दिलाएगा। चलिए देखते हैं इनके अक्षर क्या मतलब रखते हैं। पहला है आ से है आय, जो सबसे मुख्य कारक है। हमारे घर में कितने पैसे आते हैं, इन्हीं से हम हमारे खर्चे निर्धारित कर सकते हैं। ये सबसे जरूरी कारक है। दूसरा है परिवार का आकार। हमारे परिवार का आकार कैसा है, क्या हमारा परिवार एक छोटा परिवार है जिसमें सिर्फ 2-3 लोग रहते हैं या बहुत सारे लोग रहते हैं। हर परिवार में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। दूसरा आप में आ है आवास का स्थान, हम कहाँ रहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे मुंबई या दिल्ली, तो वहाँ पे घर का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, घर का किराया बहुत ज़्यादा होता है। पर अगर आप किसी छोटे शहर में रहेंगे तो वहाँ के घर का किराया कम होगा। हर शहर में आप जहाँ भी रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, उसके हिसाब से आपके खर्चे ज़्यादा या कम हो सकते हैं। अगला है इस बार है परिवार के सदस्यों की आयु। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तो उनसे हमारे खर्चे उनकी पढ़ाई पर या उनकी पढ़ाई में लगने वाले सामान पर जा सकते हैं। पर अगर हमारे घर में बहुत बूढ़े लोग हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे परिवार की आय का एक मुख्य हिस्सा उनके हॉस्पिटल के या दवाई के खर्चों में भी जा सकता है। आयु भी एक मुख्य कारक है। अगला शब्द है बको। बको में वो हमें बचत की याद दिलाता है। हमें ऐसे लगता है कि बचत वो पैसे है, वो रकम है जो खर्चे करने के बाद बच जाती है। पर बहुत लोग बचत को भी उतनी ही जरूरत देते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कुछ खर्चे आ जाए, जैसे कि कोई बीमार पड़ जाए, कुछ मशीन घर में खराब हो जाए, किसी की शादी के पैसे, किसी के स्कूल के पढ़ाई के पैसे। और इन खर्चों का जो हमें आने वाले समय में लगने वाले हैं, हमें उनका ध्यान अभी से रखना चाहिए। इसलिए कुछ लोग जैसे ही उनके हाथ में पगार आती है, बचत के पैसे अलग से रख देते हैं और फिर अपने खर्चे करते हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमें हमारे खर्चों के लिए कितनी बचत की जरूरत है और उनको पहले से ही अलग करके रखना चाहिए। आखिरी है को यानी कौशल। कौशल यानी कि अगर हमारे घर में लोगों में कुछ क्षमताएं हैं, जैसे कि किसी को नल ठीक करना आता हो, या किसी को लकड़ी की कारीगरी का काम करना आता हो, या घर में कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई है जो छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकता है, तो हमें उनकी एक कौशलता को, उनकी एक क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए और उससे जुड़े हुए खर्चे रोकने चाहिए। जैसे अगर किसी को पढ़ाना आता है तो हम बच्चे को ट्यूशन भेजने के बजाय उसे घर पे ही पढ़ने में मदद कर सकते हैं और वो खर्चा बचा सकते हैं। अब हमने हमारे व्यय के, हमारे खर्चों के 6 कारक देखे। इन 6 कारक को देखने के बाद हमारी व्यय नियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहली प्रक्रिया, सबसे पहला चरण है कि हमें इन सारे खर्चों की प्राथमिकता तय करनी है। हमें देखना है कि इनमें से कौन से सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि हमारे खर्चों में कुछ ऐसी चीजें हो जिन पे हम पैसे नहीं खर्च करने के बजाय भी चला सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे कपड़ों के बजाय 6 या 7 कपड़ों में ही अपना जीवन निकाल सकते हैं, या हम बहुत सारी छोटी छोटी फालतू चीजें खरीदना रोक सकते हैं। हमारे घर में जितना कम सामान होगा, हमारे पास ज्यादा जरूरी चीजें जैसे हमारी पढ़ाई, बाहर जाना, घूमना, इन सब के लिए हमारे पास पैसे होंगे। दूसरा चरण है राशि आवंटित करना। आवंटित करना मतलब किसी खर्चे के लिए अलग से रखना। जैसे कि अगर मैंने देखा, मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपए है और मेरे खर्चों में है स्कूल की फीस, खाना और किराया, तो मैं देखूंगी कि मुझे स्कूल की फीस के लिए मान लो 500 रुपए लगेंगे, तो मैं वो 500 रुपए अपनी स्कूल की फीस के लिए अलग कर दूंगी। मतलब मैंने वो राशि अपनी फीस के लिए आवंटित कर दी। तीसरा चरण है देखना कि हम हमारी राशि बचा रहे हैं या नहीं, हम बचत कर रहे हैं या नहीं। हमारी जो आय है उसका कम से कम 10% हिस्सा हमें बचत में डालना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारी आय कितनी है और उसमें से हम 10% बचत में डाल रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर मेरी आय, मैंने कहा 1000 रुपए है, तो मुझे उसमें से कम 100 रुपए अपने बैंक में या किसी दूसरी जगह पे बचा कर रखने चाहिए। चौथा चरण है व्यय योजना का संतुलन करना, जो सबसे मुश्किल चरण हो सकता है। इसलिए क्योंकि जब हम हमारी खर्चों की सूची देखेंगे, हमें ऐसा होगा ही कि हमारे खर्चे हमारी आय से बहुत ज्यादा होंगे। ऐसे में हमें देखना चाहिए कि हमें उनमें से कौन से चीजों की ज्यादा जरूरत है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पर उसके बाद भी अगर हमारी व्यय योजना में संतुलन नहीं है, यानी कि हमारी आय हमारी व्यय से ज्यादा नहीं है, तो हम 2 चीजें कर सकते हैं। या तो हम हमारे व्यय को कम कर सकते हैं, हम हमारे खर्चे को कम कर सकते हैं, या फिर हम हमारी आय को बढ़ा सकते हैं। आय बढ़ाने के लिए या तो हम
कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी कौशलता के मुताबिक कितने पैसे कमा सकते हैं। वैसे ही व्यय कम करने के लिए हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम हमारे बिजली का बिल कम कर सकते हैं अगर हम हमेशा फालतू में लाइट या फैन ऑन ना रखें, कहीं भी जाने से पहले लाइट और फैन ऑफ कर दें, खाना ना बर्बाद करें, हमारे घर में जो भी सामान है उससे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और बहुत ही आदर के साथ उसका इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों से हमारा व्यय कम हो सकता है। आपकी किताब के पेज नंबर 83 पर एक टेबल बना है जिसमें आय बढ़ाने के और व्यय कम करने के लिए कुछ टिप्स दी है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसी आदत है जो आपको बहुत सहायता करेगी, तो वो है अपने खर्चों का एक रिकॉर्ड रखना। खर्चों का रिकॉर्ड रखना यानी कि रोज कहीं पे लिखना कि आज हमने किन किन चीजों पे खर्चे किए। इस आदत के कई फायदे हैं, जैसे कि आपको समझ में आता है कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, जरूरी खर्चे कौन से हैं और फालतू खर्चे कौन से हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप उसका अंदाजा लगा पाते हैं कि वो किस तरह बढ़ रही है। इसके अलावा आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि आपने अपने कितने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। यदि आपको आपके खर्चे का रिकॉर्ड रखने की आदत नहीं है तो पेज नंबर 98 पर एक बहुत अच्छा टेबल दिया है जिसमें आप आने वाले आज से लेके और 4 हफ्तों का खर्चा लिख सकते हैं। आप चाहे तो उसमें प्रैक्टिस करिए, वो टेबल देखिए और फिर आप उसे अपने रोज के जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छे व्यय नियोजन की कुछ विशेषताएं होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा व्यय नियोजन अच्छा है या नहीं? उनकी विशेषताएं कुछ ये है। पहला है आय और व्यय का सटीक अनुमान लगा पाना। हम हमेशा हमारा व्यय नियोजन हमारे खर्चे और हमारे आय आने से पहले करते हैं। ऐसे में अगर हम सही अनुमान लगा पाते कि हमारे कितने खर्चे होंगे या हमारे घर में कितने पैसे आने वाले, तो हमारा व्यय नियोजन अच्छा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इस महीने कुछ खर्च नहीं करूंगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर से खाना नहीं मंगाऊंगी, मैं फालतू खर्चे नहीं करूंगी। अब फिर हम देखेंगे कि हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खर्चे कर दिए। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, हमको यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर समय आने पर नहीं मिलते। सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। वापस अगर हम हमारे खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें उन रिकॉर्ड की सहायता से एक सटीक अनुमान लगाना और आसान हो जाएगा। दूसरा है हमारे राशि का, हमारे पैसों का आवंटन सही तरीके से करना। जैसे कि हर महीने में हर परिवार की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। एक परिवार को उस समय में अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखकर पहले पैसे वहाँ पर लगाने चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि नवंबर में, दिवाली के समय, ईद के समय, क्रिसमस के समय, अलग अलग त्योहार के समय आपको अपने पगार में से आने वाले कुछ पैसे उन त्योहार के खर्चों के लिए अलग से रखने पड़ेंगे। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि स्कूल का खर्चा कितना है, खाने का खर्चा कितना है, किराया कितना है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रख के हर खर्चे के लिए कितने पैसे रखते हैं, ये एक सटीक तरीके से कर सकते हैं, आपका व्यय नियोजन अच्छा है। आखिरी विशेषता है लचीलापन। अगर मैंने कोई प्लान, कोई नियोजन बना दिया और अगर उसके बाद मैं कुछ भी उसमें बदलाव नहीं ला सकती हूँ और जरा सा कुछ इधर उधर हो गया और मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, तो वो प्लान अच्छा नहीं है, वो नियोजन अच्छा नहीं है। हमारे हर नियोजन में कुछ लचीलापन होना चाहिए, कुछ मार्जिन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या कुछ कहीं से पैसे ना आए या कोई अचानक से कोई दूसरा खर्चा आ जाए तो मैं उस स्थिति को अच्छे से संभाल पाऊंगी। हमेशा की तरह आपकी किताब में बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां दी है, आप उनको 1-2 बार जरूर करें। सारी परिभाषाओं को एक बार ठीक से पढ़ लें। ऐसा 1 या 2 बार करने पर आपका ये चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसको अपने निजी जीवन से भी जोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।